राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के बड़े हंगामे के बीच आज दूसरे दिन विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बार के बीजेपी से विधायक और राजस्थान विधानसभा के सभापति हैं संदीप शर्मा जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आप सभापति भी हैं, कैसा देखते हैं? विपक्ष ने पहले दिन हंगामा किया, आज भी हंगामा हुआ, ज़्यादा समय विधानसभा नहीं चल पाई। कैसा देखते हैं कि मानसून सत्र में दूसरे दिन ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई? देखिए, दो अलग-अलग विषय हैं। पहला विषय तो आपने जो कहा कि विपक्ष विपक्ष की प्रवृत्ति ही इस प्रकार की है, और जब से 2.5 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो ना तो कोई मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, ना लोगों की समस्याओं को हल कराने का प्रयास सरकार से कराना चाहते हैं। उनका सिर्फ हंगामा करने का मकसद रहता है। और जिस तरीके से कल का दृश्य देखा, सभी विधायक जो है जिस जगह से जा रहे हैं, जो व्यवस्था दी गई है, जो पिछले सत्र में भी जो व्यवस्था थी, पीछे से सब लोग गए और जो है पूर्व दिशा वाला गेट सबके लिए खुला था और यहाँ से जाने वालों के लिए पैदल गेट खुला हुआ था। और उस व्यवस्था के अनुकूल ही विधानसभा इस बार भी आहूत की गई थी, परंतु जबरदस्ती हंगामा किया गया। जब हमने भी बात की, उन्होंने कहा साहब दिल्ली वालों के यही आदेश थे कि इस बार इस तरीके से ही किया जाए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो ये इन लोगों की सोच है, ये उन लोगों की प्रवृत्ति है। इनको कोई जनता जनार्दन की समस्याओं से और ऐसे जिस पर ये चर्चा कर सके, ऐसे मुद्दों वाली बात, क्योंकि आज जिस तरीके से राजस्थान भर के अंदर एक विकास की एक नई जो है हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक विकसित राजस्थान बनता जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो पेयजल व्यवस्थाएं हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, हर और पर्यटन का क्षेत्र हो, हर और राजस्थान जो है अपनी योजनाओं अभियानों के साथ पूरे देश भर में प्रथम या द्वितीय स्थिति में है। जबकि 2018 से 23 के समय यदि राजस्थान कई, मैं मानता हूँ कई चीजों में अग्रणीय था, जैसे पेपर लीक कराने में अग्रणीय राजस्थान था, महिला बलात्कार में अग्रणीय राजस्थान था, बच्चियों का पर हो रहे शोषण और उनके ऊपर रेप केसों के अंदर पॉक्सो केसेस में, इनमें अग्रणीय राजस्थान इन्होंने किया था। परंतु आज वास्तव में राजस्थान के अंदर वो सारे कार्य द्रुत गति के साथ हो रहे हैं जिनकी लोगों को अपेक्षा थी। मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए, उन वादों पर वो पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, और मैं समझता हूं कि इस 5 साल के अंदर 4 लाख से भी नौकरियां बढ़कर 5 लाख तक सरकारी नौकरियां जो हमारे राजस्थान के युवाओं को मिलेंगी। जबकि इनके कार्यकाल में हम देखते हैं 2018 से 23 के समय में बेचारे बच्चे सिर्फ हाई कोर्ट और कोर्टों की उसमें अटके रहे, उनको कोई नौकरियां एक नियुक्तियां नहीं मिली। इवन यहाँ तक कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी ये नहीं दे पाए। इनके जितने वादे थे, घोषणाएं थी, वो सारे कांग्रेस के वादे और घोषणाएं धरातल पर कभी उतरी नहीं। सब जो है सिर्फ किताबों में पैक होकर रही। तो निश्चित रूप से हम धरातल पर काम कर रहे हैं और लोगों के उन अभावों को दूर करने का काम कर रहे हैं, उन कमियों को जो है समाप्त करने का काम कर रहे हैं, जिससे लोग, उनकी वंचितताएं खत्म हो, लोगों का जीवन खुशहाल हो, हम विकसित राजस्थान की ओर डगर आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सभापति रहते हुए आपने देखा कि इससे पहले क्या कभी ऐसा हुआ है कि दूसरे दिन ही विधानसभा स्थगित करनी पड़ी? दूसरा विषय आपका, इस बार चूंकि चुनाव सिर पर है और 31 तारीख जो है नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। ना तो पक्ष के विधायक, ना प्रतिपक्ष के विधायक वो इस मूड में नहीं थे, परंतु चूंकि विधानसभा का जो हमारा बजट सेशन होता है उसके 6 महीने बाद फिर एक सेशन कराना होता है। तो ये सेशन कराना इसलिए जरूरी था, कुछ विधायी कार्य और कुछ सरकार की जो बिजनेस था उसको कराना जरूरी। तो वो सारे काम होने के बाद और ये तय किया गया
जो हमारी बीएससी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, कि इसको अभी कंटिन्यू रखते हुए, स्थगित करके और कंटिन्यू करते हुए इसको नवंबर में पुनः मतलब माना बैठक जाए कि बुलाई कहीं ना जाए। कहीं ये जो चुनाव अभी निकाय चुनाव हैं उनको देखते हुए भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देखिए, सदन में आज यदि ये 3 दिन भी चलाते तो 2 दिन फिर विधायकों को शनिवार और इतवार को अपने क्षेत्र में जाते, फिर यहाँ आते। तो इस सारी चीजों को देखते हुए जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसमें सभी लोग होते हैं, उन्होंने यही तय किया कि अभी इसको यहाँ पर करके और उसके बाद जो अगला सत्र शीघ्र बुलाया जाए, जो नवंबर में संभावित होगा। सर हाल ही में आज जो विधानसभा के अंदर दो बिल कहीं ना कहीं पेश हुए, एक यूसीसी है और एक वृक्षारोपण है। पहले मैं यूसीसी की बात करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूसीसी को लेकर के क्या कुछ? निश्चित रूप से दोनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो वृक्षों वाला हो, चाहे वो यूसीसी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है और आने वाले निकट भविष्य में इनमें चर्चा भी होगी और पारित भी होंगे। वृक्षारोपण को लेकर के लगातार पिछली बार भी कई विपक्ष के नेता हों या चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भी कहा कि खेजड़ी काटी जा रही है। इसके अलावा जो राजस्थान के कई ऐसे वृक्ष हैं जो धरोहर हैं राजस्थान की, वो लगातार काटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जो है ठोस कदम नहीं उठा पा रही। देखिए, हम बातों में यकीन नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब भी यह वादा किया था कि इसके लिए कठोर बिल लाएंगे और वो बिल आ चुका है, जो आने वाले समय में जब भी विधानसभा आहूत की जाएगी संभावित नवंबर के अंदर, तो ये दोनों बिल महत्वपूर्ण रूप से चर्चा के बाद इनको पारित कराओ। जैसा सर अभी आपने कहा शुरुआती दौर में, क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी रहा। विपक्ष कह रहा है कि हाल ही में जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं वो एक आदेश लेकर के आए हैं, मीडिया की भी एंट्री बैन है, आम आदमी की एंट्री बैन है, स्कूल की कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हैं, वो बाहर ना आ जाए, इस तरीके का आदेश चिपकाया, उसके खिलाफ है, उसी को लेकर के वो विरोध कर रहे थे। कैसा देखते हैं? एक तो सर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का ये आदेश, जो नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं स्कूलों के बाहर, उनके इस आदेश को आप कैसा देखते हैं? नाराज है विपक्ष भी और कहीं ना कहीं आम आदमी, आम जनता जो है वो भी नाराज है। आम आदमी किसी भी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराज नहीं है, परंतु ये एक षड्यंत्र हमारे विपक्ष का, और आपने आज भी पढ़ा होगा लोगों ने कितना विरोध एक दल का किया, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से जो है उस उनके गांव में जाकर विद्यालय का निरीक्षण, परीक्षण, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान। उन्होंने कहा ये हमारा विषय है, हम निपटेंगे, हमको जो चाहिए था हम लेके आएंगे। उन्होंने बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के ग्रामीणों ने बात करी। और मेरा मानना है कि आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी के से साथ आगे बढ़ रहा है। और जो भी बात हम माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से अथवा जो एसीएस हैं राजेश यादव जी से, बहुत ही गंभीर और बहुत ही समझदार अधिकारी और अच्छा शिक्षा के अंदर कार्य हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि शिक्षा शिक्षा का जो तंत्र है वो बहुत बड़ा तंत्र है। लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का बच्चा राजस्थान का इन शिक्षा के मंदिरों में पढ़ने जाता है, और साथ ही साथ लगभग 5 लाख से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें शिक्षित करते हैं, संस्कारित करते हैं। इतना बड़ा तंत्र, और उसमें जो वास्तविक जो चीजें हैं, बहुत करोड़ों अरबों रुपए के बजट की आवश्यकता होती है। और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी केंद्र की सरकार को। लगातार उनके प्रयास है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को, जो संसाधन है उनको ठीक किया जाए, उनको अच्छी। और आज कई विद्यालयों के अंदर बहुत भामाशाहों ने भी आकर प्रयास किया है और विद्यालयों की अच्छी जो है स्थिति में लाकर, मैंने खुद ने अपने लगभग 5 से 10 विद्यालयों के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहा हूँ। जहां भी मेरे क्षेत्र में कोई समस्या होती है, उसे भामाशाहों की मदद से, विधायक कोष की मदद से हम दूर करने का प्रयास सर करते हैं। लगातार वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार कर रही है, लेकिन जो विपक्ष है और सीजेपी, अभी हाल ही में उन पर हाथापाई भी हुई सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, वो स्कूल की बदहाली व्यवस्था है उसको दिखा रहे। सरकार कह रही है कि ये काम हमारा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहती, इसीलिए आदेश चस्पा किए और स्कूल की बदहाल व्यवस्था है, इसी को लेकर के तो हम कर रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं या तो काम ठीक करना चाहिए, ऐसा क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं,
बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक जाकर जो है बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी का। उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है, क्योंकि अभी आज की भी जो घटनाक्रम हम देखते हैं उसमें ग्रामीणवासी अपने बच्चों के जीवन के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ कर राजनीति और खिलवाड़ करने के लिए बिल्कुल उन्होंने बिना पक्षपात के खड़े होकर विरोध किया। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो आम ग्रामीण थे, वो आम जनता थी, और उस आम जनता ने खड़े होकर, चाहे कोई सी भी कॉकरोच जनता पार्टी हो अथवा कोई कांग्रेसी लोग हों जो ये षड्यंत्र करना चाहते थे, एक एक जो है वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उस ग्रामीणों ने समझा कि हमारे बच्चों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आप ऐसे विद्यालयों में जाकर, जब आम आवाम इस बात के एंटी है, विरोध कर रही है, तो क्यों इस प्रकार के दल जाकर स्कूलों में राजनीति करें भाई? माना जा रहा है कि माहौल कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा क्रिएट किया जा रहा निश्चित रूप से ये सिर्फ मैं षड्यंत्र कह सकता हूं इसको, और एक माहौल खराब करके ये दर्शाना चाह रहे हैं कि साहब जो इनके समय स्कूलों की स्थिति थी उससे तो आज की तारीख में बहुत बेहतर है 2018 से 23 की स्थिति में। तो आज की स्थिति धीरे 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 हम पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, इतने बड़े विभाग को, इतने बड़े तंत्र को, इतने सारे शिक्षकों को, और आज व्यवस्थित रूप से जो है शिक्षा में शिक्षक भी पूरे समर्पण के साथ बच्चों को संस्कारित भी कर रहे हैं, शिक्षित भी कर रहे हैं, अन्य कार्य भी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की जो भ्रामक वातावरण फैलाने वाले लोग हैं, इनके पैर ज्यादा टिकने वाले नहीं, लोग इनका खुद जो है स्थानीय स्तर पर विरोध करने लगे हैं। क्योंकि सर आप कोटा से हैं, कोटा दक्षिण से हैं, उसको शिक्षा नगरी बोला जाता है। देश भर के तमाम नौजवान वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा कोटा शहर कहीं ना कहीं आगे अग्रणी बन रहा है। लेकिन एक चीज जो है कोटा शहर को कहीं ना कहीं परेशान करती है और वो देश भर में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाती है, वो है सुसाइड सर। अभी तक सरकार उस पर शिकंजा नहीं कस पाई। आखिरकार क्यों लगातार जो है सुसाइड के केस देखने को मिलते हैं, छात्रों के साथ कई ऐसी चीजें देखने को मिलती देखिए, ये मीडिया को भी समझना होगा, और जिस तरीके का वातावरण बनाया गया है वो वैसा वातावरण कोटा का नहीं था। और जहां 2.5 लाख बच्चों में से अगर साल में 10 बच्चों ने सुसाइड किया, तो उसका आप बहुत बड़ा बाउंडर बनाकर, कहीं 10,000 बच्चे पढ़ते हैं वहां भी एक आध दो बच्चा भाई कोई सुसाइड करता ही है। हमें प्रयास करना चाहिए कि एक भी सुसाइड देश भर के अंदर ना हो, और उसके लिए लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल लाए जा रहे हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल केंद्र सरकार के माध्यम से भी लाए गए, राजस्थान के अंदर भी, मैं भी उसकी एडवाइजरी कमेटी में सदस्य हूँ, और अच्छा बिल आया है जिसके माध्यम से जो बच्चों की समस्या है, उनके पढ़ाई का समय है, उनके स्कूल का समय है, उनके फीस से लेकर उनके हर सुविधाओं को ध्यान रखते हुए कोचिंग बिल बन चुका है, और वो लागू भी हो चुका है। और जो जिस तरीके की जो स्थानीय परिस्थितियां रही, निश्चित रूप से उससे कोटा में शैक्षणिक जो नगरी थी जी। तो उसका बच्चों का थोड़ा हास हुआ है, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि कोटा के प्रति बच्चों की बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है। अभिभावक भी अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, और आज भी लगभग 1 लाख से अधिक बच्चा कोटा के अंदर पढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये सारा जो है जो भ्रामक वातावरण है ये टूटेगा, और कोटा में पुनः विविध क्षेत्रों में, अभी तक कोटा में हम आईआईटी और नीट की परीक्षा को लेकर ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चला करते थे, लेकिन निकट भविष्य में कॉमर्स के भी, सीए की भी और सीएस के भी, और अन्य बहुत सारी कोर्सों पर हम विचार कर रहे हैं जिनके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाए। आईएएस की भी जो है वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, यूपीएससी की, और आरएएस के बच्चे भी वहाँ तैयारी करें। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, आईटी से संबंधित इंस्टीट्यूट्स, उनको लेकर जो है प्लान चल रहा है। और निश्चित रूप से कोटा का ट्रिपल आईटी अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है।
हम ऐसे इंस्टीट्यूट लाने का प्रयास कोटा की धरती विपक्ष पर के करें। तमाम बड़े नेता हैं जो कोटा की तरफ से आते हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में बड़ा विकास हुआ, वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, 2.5-3 साल इस सरकार को भी हो चुके हैं, आप भी वहां से हैं, कह रहे हैं कि विकास जो है जो पूर्व सरकार में हुआ, वर्तमान सरकार में कुछ खास ठीक ठाक नहीं हुआ, जबकि ये तो डबल इंजन की सरकार है। इतना ही विकास किया था तो लोगों ने फिर उनको वोट क्यों नहीं दिया भाई? लोगों ने तो हरा दिया उनको। अगर विकास किया था तो कहीं ना कहीं विकास उनका धरातल पर था ही नहीं, बातें बातें थी और आज भी बातें बातें हैं। विकास वास्तव में अब निश्चित रूप से हो रहा है। कोटा शहर की भी मैं बात करूं तो कोटा शहर में हम जो वहाँ के तीसरी बार के विधायक हैं, बहुत प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं, ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारी विधानसभा पूरे 5 साल तक आधारभूत मूलभूत समस्याओं के लिए, प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए लोग तरसते रहे। 500 पार्क मेरी विधानसभा में सब उजड़े पड़े रहे। रिवर फ्रंट 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना, उसमें 40% भी ग्रीनरी नहीं है, एक पेड़ वहां नजर नहीं आएगा, जबकि 40% ग्रीनरी वहां होनी चाहिए थी। वहां पर आज ये स्थिति है कि 3 करोड़ रुपए हर मंथ केडीयू को खर्चा करना पड़ रहा है। पर्यटन के नाम पर जीरो, कोटावासी भी चंबल रिवर फ्रंट देखने नहीं जा रहे। तो निश्चित रूप से ये आकलन तो खुद करें बैठकर, क्यों पर्यटक वहां नहीं आ रहे, क्या कारण है? 2000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी लोग उसको देखने नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें तो उनके खुद के मंथन की, चिंतन की है। और उनको जिस तरीके से कोटा शहरवासी आज पुराने विकास को लेकर कोस रहे हैं, बहुत सारे उनके अफरा तफरी के विकास में, उनके ऐसे अव्यवस्थित विकास के चलते हुए कई काल के गाल में जो है हमारे युवा चल गए, बच्चे चल गए, महिलाएं चल गई। तो निश्चित रूप से ऐसा विकास जिसमें पैसा पानी की तरह बहा दिया गया हो, फूंक दिया गया हो जनता जनार्दन का, जबकि बड़ी मितव्ययता के साथ लोगों का पैसा है, कहीं उसकी बर्बादी ना हो। 7,000 करोड़ में तो कोटा का वो स्वरूप खड़ा हो जाना चाहिए था। मथुराधीश जी का कॉरिडोर क्यों नहीं बना पाए? 120 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के क्यों नहीं दे पाए? छोटी छोटी समस्याओं को क्यों नहीं पूरा कर पाए? एक एक बाढ़ के लिए सिर्फ 1-1 करोड़ रुपया क्यों दिया? ये प्रश्न हम पूछते हैं आपसे। आप बताइए कि आप बताओ ना। माना जाए पिछली सरकार में खाली सिर्फ हवाबाजी रही। पैसों की बर्बादी हुई, बिल्कुल निश्चित रूप से पैसों की बर्बादी हुई और हवाबाजी हुई। अंतिम सवाल करूंगा सर, हाल ही में निकाय चुनाव है, लॉटरी सिस्टम के जरिए लगभग सभी वार्डों को जो है सीटें अलॉट हो चुकी हैं, 11 राजस्थान में नगर निगम है, तो कहीं ना कहीं सर विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो लॉटरी सिस्टम के जरिए जो आरक्षण दिया गया उसमें ज्यादातर सीटें जो है, जो आरक्षण मिलना चाहिए था नगर निगम के अंदर, वो नहीं मिल पाया है। देखिए, लॉटरी सिस्टम में पूरी पालना की गई है, नियमों के हिसाब से चला है। अगर ऐसा है तो कोर्ट में चल जाए और रोक लगा दे, कोर्ट रोक दे देगा। कह रहे हैं महिलाओं को तो कहीं ना कहीं 33% आरक्षण के रूप में ध्यान रखा गया है, 4 जो है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर परेशानी है सामान्य। कि महिलाओं को आरक्षण क्यों दे रहे हैं? इनको परेशानी है ओबीसी को आरक्षण क्यों दे रहे हैं? ओबीसी की सीटें इतनी क्यों आ गई? एससी की सीटें कितनी क्यों आ गई? सब काम कैसे बढ़िया चल रहा है? जनरल बी की सीटें इतनी क्यों आ गई? इन सारी चीजों को लेकर ये बड़े परेशान है और ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का है क्योंकि इनको पूर्वाभास हो चुका है कि ना तो ये नगर निगम में विजयी हो रहे हैं, ना इनके पास निकाय आ रही है और आने वाले पंचायत चुनाव में भी ये मुंह की खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे 3 बार के विधायक बीजेपी से और सभापति संदीप शर्मा जी, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी और मुखर होकर के उन्होंने जवाब दिया। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।